वाई का। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम पर्यावरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आए और ऐसे क्या कार्य करें कि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से स्वस्थ हो, ताकि हमारी लाइफ भी हेल्दी बनी रहे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। आज का हमारा जो विषय है वो भी बहुत खास है। आज का हमारा विषय है वन संरक्षण और पर्यावरण। किस तरह से हम वनों का संरक्षण करें जिससे कि हमारा पर्यावरण का जो संरक्षण है वो हो सके। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर सुदेश वाघमारे जी, जो कि रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं वन विहार भोपाल के, साथ ही सदस्य हैं मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदेश जी। और साथ ही हमारे साथ है पर्यावरणविद विकास सिंह बघेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विकास जी, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। और सबसे पहले शुरुआत मैं सुदेश जी आप ही से करूंगा कि जब हम वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो हम इससे किस तरह से समझें कि कैसे ये संभव होगा, और आज का सिनेरियो क्या आप देखते हैं इसका? देखिए, पर्यावरण एक बड़ा विशद विषय है जिसमें ना केवल वन आते हैं बल्कि सॉयल बहुत बड़ा पार्ट होता है उसका, जो आसपास का वातावरण है, हवा है, वो बहुत बड़ा पार्ट होता है, समुद्र बहुत बड़ा पार्ट है। समुद्र का पार्ट अभी जो नई अवधारणाएं आई हैं उसके अनुसार समुद्र बहुत ज़्यादा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करता है, तो समुद्र भी एक बड़ा भाग है। मगर जो आसपास का पर्यावरण है किसी भी जनजीवन का, वो जंगल ही सबसे महत्वपूर्ण है, वन सबसे महत्वपूर्ण है। अब वनों के बारे में ये धारणा होती जा रही है पूरे विश्व में है कि वनों का क्षेत्रफल, लोग प्रति सेकंड निकाल के बताते हैं कि प्रति सेकंड इतना कम हो रहा है। तो वनों का जो क्षेत्रफल है कम होने के बारे में विभिन्न विकास की योजना है। हमको विकास भी करना है और साथ साथ वनों का संरक्षण भी करना है, जो जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो हम विकास तो करें, उसमें कोई दो राह नहीं है कि विकास ना किया जाए, मगर विकास के साथ साथ हम ऐसे पहलुओं का भी ध्यान रखें जिससे वनों का जो क्षेत्रफल कम हो रहा है वो बराबर मेंटेन रहे, कम नहीं हो, और वनों से जो लाभ मिल रहे हैं वो लगातार मिलते रहें। जी विकास जी, चूँकि आप जनरल मैगजीन भी चलाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं आप कि जो हमारा वन संरक्षण है वो किस तरह से जैव विविधता पर प्रभाव डालता है और कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है, और आज अगर हम नहीं जागे तो क्या क्या दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, उस पर भी आप हमें बताइए। देखिए, जब हम बात करते हैं वन प्रबंधन की, तो वन प्रबंधन शुरू होता है वन से। बिना वन के वन प्रबंधन हम नहीं कर सकते। तो अब जब वन ही नहीं रहेंगे तो उसका मतलब उसके जो बायोडाइवर्सिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैव विविधता है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा कि चीता हमारे पास 1970 लगभग 1969 तक थे हमारे यहाँ। अब ये नौबत आ गई है कि उनको हमको कहीं बाहर से यहाँ पे लाके बसाया जा रहा है। पहले इंडियन ही थे। हाँ, पहले 1970 तक जो है लास्ट जो चीता है वो सरगुजा में लास्ट जो मिला था, तो वो 1970 तक हमारे पास खुद के थे, मतलब जो हमारा खुद का जो ब्रीड है बोले हम, वो था हमारे पास में, लेकिन अब लाना पड़ रहा है। ऐसे ही इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अभी से बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है स्नो लेपर्ड पे, या हम बात करें कि जैसे हमने ये जो कॉन्फ्रेंस कराई थी अभी लेसर नोन स्पीसीज पे, उसका कारण यही है कि वो प्रजाति पे हम फोकस करना चाह रहे थे जो विलुप्ति की कगार पे हैं, जिनको अभी हम बचा सकते हैं। चीता की नौबत ना आए कि हमको कहीं और से उनको लाना पड़े। तो इसलिए जो है उनको, उन पे अगर हम विशेष ध्यान देंगे तो उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनके संरक्षण में कहाँ कमी आ रही है, या उनका जो लैंडस्केप है वो कैसे चेंज हो रहा है जिस कारण से उनको ये समस्या आ रही है, तो ये इन सब को लेकर के जो है काम किया जा रहा है। और जैसे जैसे वन खत्म होते जा रहे हैं तो वो उनका जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंट हो रहा है, छोटे छोटे दलों में बढ़ रहे हैं। तो उनको कहीं कुछ बीमारी हो रही है या कुछ दिक्कत आ रही है तो पूरा का पूरा वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं।
तो ऐसे में क्या है कि प्रबंधन जो है शुरू होगा वन से ही। हम पहले वन बचाएंगे, मतलब उनका जो लैंडस्केप है हम वो बचाएंगे, तो उसी के साथ साथ फिर उनका संरक्षण धीरे धीरे बढ़ेगा। जी सर, आप डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं वन विहार के, ऐसे क्या चैलेंजेस आते हैं सर, और किस तरह से वनों को संरक्षण दिया जाए, और आप जब वहाँ पर थे तो क्या कुछ नवाचार किए गए थे सर वहाँ पे? देखिए, वनों के संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे पास अभी जो वन क्षेत्रफल है पूरे भारत में, उसका लगभग 4.5% ही पीएस माने संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र से आशय है कि जो हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभयारण्य है, वो उनका क्षेत्रफल है 4.5%। वही सबसे अच्छे वन है हमारे, और वही सबसे अच्छी जैव विविधता है। उसके बाहर जब हम निकलते हैं, लगभग 95% वन में हम आते हैं, तो उस पर पॉपुलेशन प्रेशर, जो जनसंख्या का दबाव है, वो बहुत बुरी तरह से है। और जनसंख्या के दबाव में आप माने कि जलाऊ लकड़ी का दबाव है, जो चारा है उसका बहुत बड़ा दबाव है, घास का। फिर तीसरा जो है कि जीवन यापन पे बहुत सारे लोग वनों पे आश्रित हैं, उन पर बहुत बड़ा दबाव है, वो एक कारण है। आदमी का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है उस वन में कि जितनी विकास की योजनाएं हैं वो सब इसी वन क्षेत्र में आ रही हैं, जो 95% वन की, अदर देन द पीएस में बात कर रहा हूँ संरक्षित क्षेत्र के बाहर की। तो वो एक बहुत बड़ा विषय है कि हम जहाँ पर निश्चित रूप से मेरा हमेशा ये सोच रहा है कि विकास तो हमको चाहिए पड़ेगा, आवश्यक है, क्योंकि बिना विकास किए आप बाकी दुनिया से मुकाबले में नहीं आ सकते, मगर उसके साथ साथ वनों को संरक्षित करना भी आवश्यक है। तो अब नवाचार में आपको देखिए बहुत अच्छा एक उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जा रहा है अभी, कि जब कोविड आया, ये महामारी आई, तो जो लोग वन क्षेत्रों में रह रहे थे उनको ना तो किसी प्रकार की आर्थिक विपन्नता हुई, वनों से उनको जो लाभ मिल रहे थे वो मिलते रहे। तो नंबर एक, आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ वनों के आसपास रहने वालों को। नंबर दो, ये अध्ययन भी सामने आए हैं कि जो लोग वनों के भीतर या वन क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्रों में रह रहे थे, वहाँ न्यूनतम प्रभाव हुआ है बिल्कुल, बहुत कोविड का, कोविड का न्यूनतम प्रभाव हुआ है। तो अब आप वनों की महत्ता तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वनों को हम जितना इंटैक्ट रखेंगे, जितना वनों को, उस टाइम ये भी कहा जा रहा था कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नहीं फैला सर इतना। ग्रामीण इलाकों में और विशेषकर वन के इलाकों में जी, वन के इलाकों में देखिए दो कारण है वन के इलाकों में नहीं फैलने का। एक तो वनों में जो वन ग्राम बसे रहते हैं वो दूर दूर बसे रहते हैं, तो एक तो जो संचरण होता है, जो बीमारी फैलती है, वो संपर्क में बहुत कम लोग आए। नंबर दूसरा क्या रहता है कि अभी भी वनों का वातावरण बहुत बढ़िया है। नंबर तीसरा, आप देख रहे होंगे हर व्यक्ति ऑक्सीजन नाप रहा था कोरोना में। वनों में इतनी ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से रिच रहती है कि वहां किसी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और शुद्ध रहती है। तो वनों का महत्व तो अभी हमने अपने सामने देख लिया कि वनों का क्या महत्व है। तो वनों का महत्व, हम यदि वनों का महत्व देख रहे हैं तो आपको समेकित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से वनों का महत्व देखना पड़ेगा। माने वनों को तो इंटैक्ट रखना ही है, वनों पे आश्रित रखने वाले लोगों को भी रखना है और वन्य प्राणियों को भी रखना है। इसमें आपकी बात को एक बार और आगे बढ़ाऊंगा सर। जब भी चूँकि हम कहते हैं कि लगातार भाग दौड़ और काम के प्रेशर में लोग वन की तरफ ही जाते हैं घूमने, तो ना केवल वो माइंडसेट चेंज कर देता है, जबकि एक शांति भी प्रदान करता है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें आती है कि हमें संरक्षण करना है, ताकि ये अगर बचे रहेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के लिए ही लाभकारी रहेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में एक नया कंसेप्ट आया है, जापान से आया है, शुरू हुआ, मगर पूरी दुनिया में फैल गया है। वो कहलाता है फॉरेस्ट बाथिंग। माने नहाना। जैसे हम किसी स्विमिंग पूल में नहाते हैं, इसी तरह से यदि आप वन के बीच में गुजरेंगे तो आपको जो वनों में नहाने का जो अनुभव होगा, वो नहाना आपकी कई सारी चीज़ों को कम करता है। आपकी एंजाइटी को कम करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा, आपके डाइजेशन को ठीक करेगा। पचमढ़ी का बी फॉल्स एग्जाम्पल है, अब बी फॉल एग्जाम्पल है, कोई भी वन क्षेत्र एग्जाम्पल है। तो दो चीजें अभी नई कंसेप्ट आए हैं, एक तो आपका जैसा मैंने बताया फॉरेस्ट बाथिंग, जंगल में नहाना, और दूसरा पेड़ों को आलिंगन में लेना। पेड़ों से यदि आप आलिंगन करते हैं तो एक नई ऊर्जा आती है। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं दोनों के बारे में। तो वनों में वन अपने आप में एक केवल देखने की सुंदरता भर नहीं है, बल्कि अनुभव करने के लिए भी और हमारे शारीरिक विन्यास को सुधारने के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़। बहुत है। विकास जी, पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता की क्या भूमिका हो सकती है?
देखिए थोड़ा सा पहले मैं एक लाइन उसमें जोड़ूंगा जो सर बता रहे थे कि जब हम वन जाते हैं तो वन जाने पे क्या है कि जो शांति हमें मिलती है, बिल्कुल। सबसे बड़ा जो वातावरण change हो जाता है। मेडिकली हम देखें तो जब आपको अच्छी ऑक्सीजन और अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो अपने आप आपका शरीर जो है अपने आप में संपूर्ण महसूस करता है, तो वो हमें एक घना वन देता है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ जो है हम देखें कि कुछ रंगों के लिए हम जो है हमारे मतलब बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है कुछ रंगों का, उसमें से हरा एक है कि कभी भी आप घर के अंदर भी आपको अगर अच्छा माहौल करना होता है तो आप भले वो नेचुरल फ्लावर्स ना लगाएं या नेचुरल प्लांट्स ना लगाएं, लेकिन आप आर्टिफिशियली सही, क्योंकि वो हरा रंग आपको अट्रैक्ट करता है। आपका बैकड्रॉप भी हरा ही है, तो अब उसमें जो है वो हमारा पर्यावरण हरा ही है, तो वो अपने आप में वो सूदिंग इफेक्ट है। उसके बाद जब आप जंगल जाते हैं तो चिड़ियों का कलरव है और अलग अलग जानवरों का देखना, तो वो अपने आप में एक शांति प्रदान करता है। दूसरा अब हम बात करें कि समुदाय। अब समुदाय दो तरह के होते हैं, एक जो है जो वन में है, जो उनके साथ में आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है, हाँ मतलब हम जिनको ट्राइबल्स बोलते हैं या जो लोकल जो इंडिजिनियस जो लोग हैं जिनको बोलते हैं, जहाँ से हम भी आए हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं उत्पत्ति किसी न किसी ऐसे ही ट्राइब से हुई है जहाँ से हम आके शहरी हो गए और हमने अपने आप को अलग नाम देना शुरू कर दिया, लेकिन हैं हम वही। तो अब क्या है, उन्हें ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज़ की, जैसे सर ने बताया, या किसी भी प्रकार की ज़्यादा दिक्कत नहीं है और उनको बहुत भागदौड़ भी नहीं करनी है। आप अगर देखेंगे कि वहाँ जा करके तो उनका माइंडसेट क्लियर है और उनको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है कि नहीं हमें तो हेलीकॉप्टर में जाना है, हमें एरोप्लेन में जाना है या हमें जो है मेट्रो में बैठना है, ये सब चीज़ें उनसे परे हैं। तो वो उनने अपने आप को उस चीज़ों में सीमित कर रखा है और उनको अपना रिसोर्सेज जो है पता है। अब हम बात करें शहर जो है हर चीज़ के लिए आज भी जो है वनों पे या मतलब हम बात करें कि आसपास की जो लैंड है, चाहे वो नदी हो चाहे वो वन हो, सब पे डिपेंडेंट है। अब उसको पानी चाहिए तो नदी से आ रहा है, जो उसके आसपास की जो नदियां हैं वहाँ से आ रहा है या डैम से आ रहा है, और उसको जो है जो भी भोजन चाहिए, क्योंकि शहर में भोजन नहीं उगता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके शहर से बाहर से आ रहा है। तो समस्या हमेशा हम लोगों को, जो शहरी लोग हैं, उन्हीं को रहेगी कि हम कैसे जो है उस चीज़ को हम दें, कैसे वापस कैसे करें प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति को वापस करने का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ दोहन करने का कल्चर है। तो हमें जो है आगे चल के ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए। जैसे अहमदाबाद जो है एक मॉडल लेके चल रहा है, वो अपना शहर जो है, जो मेन शहर है उससे बाहर बसा रहा है। उसका कारण ये है कि वो अपने जो जैव विविधता है शहर की, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट भी यही है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है। अगर आप देखें भोपाल की बात करें तो हम मेन सिटी, जो हम हृदय बोलते हैं जिसको, टीटी नगर जो है, उसी को हमने पूरा भेद दिया है, पूरा साफ कर दिया है। तो अब जो वो पेड़ जो है, जो 100 साल पुराने या 50 साल पुराने पेड़ को हटा करके छोटे छोटे पाम ट्रीज लगा दिए गए हैं, तो क्या वो सस्टेनेबल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। एक पेड़ जो है वो आज की जो फुलवारी या जो हम आज की गार्डनिंग जिसकी हम बात करते हैं, वो हजारों पे भारी है। जो एक पीपल या एक बरगद का पेड़ हुआ करता तो था। आप वो जो क्योंकि वर्षा ऋतु भी है, तो आप बताइए कि कौन कौन से पेड़ लगाएं अभी ये जो समय है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने स्थान को भी देखना पड़ता है। कई बार आप जो है बड़ और पीपल का पेड़ जो है आप कहीं भी नहीं लगा सकते, लेकिन जो गार्डन कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं आजकल सभी जगह पे, उनको कंपलसरी कर दिया है कितना एरिया ग्रीन एरिया रखना है। तो जो गार्डन बनाए जाते हैं उसमें आप दोनों सेंटर्स पे, दो तरफ के सेंटर्स पे आप एक बड़ा, एक पीपल और एक बरगद प्लान कर सकते हो, क्योंकि वो डाया भी बढ़ेगा तो कभी भी वो बिल्डिंग्स को हैम्पर भी नहीं करेगा और वहां पे एक छोटा सा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं, जैसे आपके जो फलदार जो पेड़ हैं, जो हमारे पुश्तैनी समय से जो लगते आ रहे हैं, वो बहुत हैं। नीम का पेड़ सामने लगाइए, उसके बाद जो है उससे निबोली भी मिलेगी आपको, कभी भी क्षय रोग नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें शरीर के रोग नहीं होंगे। उसके बाद वो एंटीबायोटिक भी है, बहुत सारे गुण हैं। आम के लगाइए, फल भी देगा और सब कुछ जो हम लोग पसंद कर ही रहे हैं। तो ऐसे जो पेड़ हैं, जो ट्रेडिशनल जिसको हम बोलते हैं, जो वहाँ के लोकल पेड़ थे, उन्हीं को थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ का जो जैव विविधता है वो बचा रहेगा। और उसकी जो चिड़िया हैं जो उस पर घोंसले बनाती थी वो बनाएंगी। पाम ट्रीज पे घोंसला कहाँ बनेगा? या सप्तपर्णी ऐसा पेड़ है जिस पे घोंसला ही नहीं बनाती कोई चिड़िया, जो हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो लगाया जा रहा है आजकल। तो बिल्कुल आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि जैसे जिक्र अभी विकास जी ने अपनी बात में किया कि पेड़ों की कटाई, अब आप ये समझाइए कि पेड़ों की कटाई से या वन कम होने से पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और उसका हमारी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पेड़ हमको केवल इमारती लकड़ी नहीं दे रहा है, उसको इस दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखा जाए कि इमारती लकड़ी दे रहा है या जलाऊ लकड़ी दे रहा है या फल दे रहा है या फूल दे रहा है या ऑक्सीजन दे रहा है।
ये सब बाई प्रोडक्ट हैं उसके। जो उसका मुख्य उत्पाद है वो पानी, जो बारिश का पानी आता है वो पेड़ अपनी जड़ों में इकट्ठा कर लेता है और आसपास जहाँ पर भी नदी होता है, नदी होती है, तालाब होता है, कुआं होता है, हैंडपंप होता है, ट्यूबवेल होता है, वह धीरे धीरे शने शने उस पानी को भेजता रहता है। तो मुख्य काम में नंबर 1 काम है उसका कि पानी को पानी प्रदाय करना, जल प्रदाय करना, जो कि दुनिया में किसी भी तरह से कहा जाता है H2+O2 H2O, मगर आप क्या प्रयोगशाला में कितना पानी बनाएंगे H2O2 बिना के? तो पेड़ जो है प्राकृतिक रूप से पानी का कारखाना है। हमको पेड़ को सबसे पहली प्रायोरिटी मानना चाहिए कि पानी दे रहा है। और प्रायोरिटी नंबर 2 जो कर रहा है वो सॉइल बाइंडिंग कर रहा है। ये जितनी आप आज खेतों में, जमीन में, खेतों में मिट्टी देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे वन क्षेत्रों से होके आई है। यदि अब आप इसको पेड़ों को हटा देंगे, पेड़ों को काट देंगे, अवैध कटाई के द्वारा काट देंगे और किसी तकनीक से काट देंगे, तो जो जंगल की मिट्टी है वो बह के आ जाएगी शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और वहां से बह के आवश्यकता नहीं होगी तो समुद्र में चली जाएगी। तो वो जो मिट्टी को बांधे रखने का काम कर रहा है वो जंगल कर रहा है, वन कर रहा है। तो जो हमको बाकी चीज़ों में मैंने गिराई वो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है पानी और सॉइल बाइंडिंग। अब आती है बात कि हाँ भाई, आप जैसे प्रजाति की बात हमारे बघेल साहब कर रहे थे, क्या प्रजाति लगाएं। बहुत अच्छा तरीका प्रजातियों के सिलेक्शन का मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या लगाए हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा हो, चाहे वो ग्राम के स्तर का हो, शहर के स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो, व्यक्ति को जो उस प्रोजेक्ट को कर रहा हो अपनी गाड़ी उठा के 10 किलोमीटर के वृत्त में, 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में घूम जाना चाहिए और जो प्राकृतिक वृक्ष वहाँ लगे हुए मिल जाएं उसको, उनको लिस्टिंग करना चाहिए। जैसे महुआ मिलेगा आपको, जैसे बहेड़ा मिलेगा, जैसे हर्रा मिलेगा, जैसे गूलर मिलेगा, जैसे पाकर मिलेगा, जैसे साल मिलेगा, जैसे सागौन मिलेगा, लेंडिया मिलेगा, अन्य गिनत वृक्ष, खेर मिलेगा, कत्था जो हम पान का खाते हैं, अब पेड़ ही धीरे धीरे लोग पहचानते नहीं है तो कहाँ से होगा, बड़हल मिलेगा। तो ये पेड़ विभिन्न प्रकार के जो मिलेंगे प्राकृतिक रूप से उगते हुए, उनकी लिस्ट बना के उनका पौधारोपण करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ हर जगह देववन करके आप मिलेंगे, आपको सेक्रेड ग्रुप मिलेंगे। हर गांव में पहले एक ऐसा स्थान होता था जहां मंदिर के आसपास या मजार के आसपास 150 पेड़ लगे होते थे और उसकी जैव विविधता, माने उसका जो सेकंड स्टोरी है वो अलग होगी, टॉप स्टोरी होगी अलग होगी, उसका उसमें जो क्लाइंबर्स होंगे वो अलग होंगे, जो हर्ष होंगे, मेडिसिनल प्लांट्स अलग होंगे। वो हजारों साल से संरक्षित हो रहे थे उस स्थान पे। वो ऐसे पौधों की सूची बना के जो कि देववन में सेक्रेड ग्रुप में पाए जाते हैं, उनको लगाना चाहिए किसी भी वृक्षारोपण क्षेत्र में। और हमारे आसपास 10 किलोमीटर की पेरीफेरी में जो भी प्राकृतिक वृक्ष लग रहे हों उनको लगाना चाहिए। जी विकास जी, जब हम वन संरक्षण की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, और ख़ासकर हम कहें कि जागरूकता कैंपेन भी क्या चलाए जा रहे हैं आपके लिए, और जो हमारे वन में जानवर हैं उनके बचाव के लिए भी किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहला प्रयास ये है कि आपको सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, मतलब आपको उसके प्रति सहानुभूति पहले पैदा होनी चाहिए। जैसे हमको हमारे परिवार के प्रति है, हमको हमारे पड़ोसियों के प्रति है, या हम बात करें कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो वातावरण है उसके प्रति भी हमको ये जागृत करना पड़ेगा। वातावरण है, उसके बाद फिर जो हमारे वन्य जीव हैं, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे के पर्यायी हैं। अगर वन जीव नहीं रहेंगे तो वन और तेजी से कटेगा। जैसे शेर जैसे जहाँ पे हैं तो उन्होंने जो है, हमने शेर को बचाया तो शेर जो है जंगल को बचाते हैं, उनसे उनके डर से ही आधी कटाई नहीं हो रही है। नहीं तो अभी तक जो है, हम अगर हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश की बात करें या और भी जो जंगल जहाँ पे शेर बिल्कुल नहीं है, या हम बात करें शेर क्या, तेंदुए, जो भी मांसाहारी जीव है जिनका एक डर व्याप्त है, तो अगर वो नहीं है तो वो जंगल साफ होने में आपको समय नहीं लगेगा। तो अब वो दोनों पर्याय हैं कि आप वन बचाएंगे तो आपका जैव विविधता बचेगी, जैव विविधता बचाएंगे तो आपका वन बचेगा। तो वो दोनों को ही हमको ध्यान में रख के करने की जरूरत है। हमारे लिए जागरूकता ये है कि हम बच्चों को, जो हमारी जनरेशन है, जो यूथ है, जो युवा है, उसको करने की सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो भी काम करें, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिविल इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या क्या, अगर वो सेंसिटाइज्ड है, अगर वो प्रकृति के प्रति उसका संवेदना है, तो वो कहीं ना कहीं अपने कामों में या अपने काम से समय निकाल के वो कहीं ना कहीं आपको एडिशन उसमें देगा। अपने लोगों को ज्ञान ही दे दे तो जागरूक ही करने का काम, जागरूक, क्योंकि क्या है, देखिए यूथ जो है ना वो दोनों का ब्रिज है। वो छोटे जो बच्चे हैं तो आगे चल के उनका अनुसरण करेंगे,
और जो बड़े हैं, अगर जैसे आजकल जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है वो यूथ को ज़्यादा पता है, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। तो अब हम टेक्नोलॉजी से चीज़ें देख करके, न्यूज़ में देख करके, मोबाइल के थ्रू, इस सब के माध्यम जो उनको जानकारियाँ मिल रही हैं वो ट्रांसमिट कैसे करेंगे। इसका एक एग्जांपल है ही कि भोपाल शहर के बीचों बीच वन विहार है। बिल्कुल। मतलब कितना सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो वन विहार इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप किसी भी जंगल को प्राकृतिक रूप से कैसे रिस्टोर कर सकते हो, प्राकृतिक रूप से कैसे बना सकते हो। वन विहार ऐसी जगह है, वन विहार जहाँ पे कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया, बृहद पैमाने पे वृक्षारोपण नहीं किया गया, मगर चूंकि आपने चारों तरफ से उसको क्लोजर कर दिया है, वहाँ अवैध किसी प्रकार की अवैध चराई नहीं हो रही है, वहाँ किसी प्रकार की अवैध कटाई नहीं हो रही है, वहाँ एक निश्चित स्थल पर जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है रोड का, केवल वही मानव गतिविधि है, तो वहाँ इतना बढ़िया जंगल आ गया है जो किसी भी प्राकृतिक वन से मुकाबला कर सकता है। क्या बात है? तो जो पिछले 30 साल में परिवर्तन देखे उस जंगल ने, वो परिवर्तन यदि लागू कर दिए जाए किसी भी स्थान पर कि आप बायोटिक इंटरफेरेंस रोक दें, आपको जितनी आवश्यकता है उतनी ही उपभोग करें, आपको जितना चीज़ें मनोरंजन के लिए आवश्यक हैं उतने ही क्षेत्र का उपयोग करें, तो वन अपने आप को खुद ही रिस्टोर कर लेता है, खुद ही अपने आप की रक्षा कर लेता है। तो ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण पूरे भारत के लिए वन विहार है। बिल्कुल। लेकिन सर, जो आपने बात कही उसमें यही है कि अगर आप अनुशासित रहेंगे, प्रकृति को अनुशासन के साथ अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो वो सेफ रहेगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, वनों की बात करते हैं और अनुशासन की बात करते हैं, तो वन ही या वन्य प्राणी ही या जैव विविधता ही हमारे दायरे में नहीं आती है। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक वो लाइफ मिशन करके चल रहा है कि आप 22 प्रकार के ऐसी चीज़ों को अपना सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ उसको 100 तक एक्सटेंड करना चाहिए कि आप बेकार में लाइट प्रकाश यूज़ नहीं करें। पानी का यदि आप बर्तन धो रहे हैं तो उस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। यदि आप किसी उस पर रुके हुए ट्रैफिक पर रुके हैं और लाल बत्ती है तो आप अपनी गाड़ी बंद कर दें। अच्छा, कॉटन के थैले यूज करें, आप बाजार जाएं तो प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। विदेशों में तो सर कार में अकेला आदमी जा ही नहीं सकता, 4 लोग हो तो आप जाइए। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं, यदि हम अपनी जीवन पद्धति में अपनाएंगे तो पर्यावरण की और वनों की तो स्वयं रक्षा हो जाएगी, स्वतः रक्षा हो जाएगी। जी विकास जी, आपको भोपाल सर बहुत ब्लेस्ड है। हम कहें कि हमारे पास में इतने बड़े तालाब हैं जो कि पूरे इंडिया में फेमस हैं। उसके अलावा हमारे पास में बहुत अच्छा वन विहार है जो कि सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब बच्चों को वहाँ ला करके उनको दिखाया जा सकता है। अच्छा, भोपाल में बड़े बड़े पेड़ भी हैं, वो नहीं, उसके अलावा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप बात करेंगे कि बड़े अच्छे वन संरक्षण, जैसे जब हमारे यहाँ गैस कांड हुआ, गैस कांड के बाद में एक प्रक्रिया बनी कि नहीं, हमें जो है उसकी ज़रूरत है, मतलब जो ये सोखने वालों की ज़रूरत है। तो हमारा जो है हार्ट में ही कई जगह आप देखेंगे, चाहे वो बोरवन ले लें, चाहे वो आपका वहाँ पे है बावड़िया में आपका जो वन लहारपुर का जो वन क्षेत्र है, या स्वर्ण जयंती उद्यान है, या एकांत पार्क है, इस तरह के कई सारे शाहपुरा नगर वन है। जी सर, इसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर बड़ा सुकून लगता है, तो वो सुकून क्या हम इसी से माने कि यहाँ पर पेड़ हैं और लेक हैं, इसलिए? देखिए, हमारे शरीर का 70% से लगभग अधिक भाग, 70% लगभग पानी है। तो एक बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ है कि जब हम पानी के सामने आते हैं, दिखाई देता है पानी हमको, तो हमारा शरीर उद्वेलित होता है, प्रसन्न होता है। एक बेसिक मनोवैज्ञानिक कारण ये है। तो भोपाल में एक तो पानी बहुत अच्छा है, दूसरा भोपाल का लैंडस्केप ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह की चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। आप किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाइए, चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी। जैसे आपको अरेरा हिल्स है, आप बिरला मंदिर पर खड़े हो जाइए तो दोनों तरफ ऐसा लगता नहीं है कि शहर बसा हुआ है, ऐसा लगता है कि जंगल, पहाड़ी पर बसा हुआ है, जंगल बसा हुआ। तो भोपाल में पानी है, भोपाल में पेड़ पौधे हैं, भोपाल में शिष्टाचार है, खुलूस है, ये तो है ही। और पर्यावरण को बचाने की जो आंतरिक भावना है, जागरूकता है, तुलनात्मक रूप से आपने अभी देखा होगा, लोगों ने बचाने के लिए बड़ा भारी आंदोलन चलाया। यहाँ लोग राखी बांधने आ जाते हैं पेड़ों को, यहाँ दीपावली पे दीपक जलाने पहुंच जाते हैं पेड़ों को। तो अभी भी पेड़ों के प्रति लोगों में यहाँ अच्छी भावना है। ये इसका एक बड़ा कारण है कि जो भी आता है भोपाल, उसको भोपाल पसंद हो जाता है। बिल्कुल, तो ये भावना सब में जगे ताकि हमारा जो वन है वो संरक्षित हो, और वन अगर संरक्षित होगा तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह आपका महत्वपूर्ण कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी और सतीश जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष कार्यक्रम में सहभागिता की। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।